नमस्कार दोस्तों, मैं सुवंत कुमार वर्मा। शुरू करते हैं पार्ट 5 लेके एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर। पहले जानते हैं कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं। वो बिजनेस इंटरप्राइजेस या फिर वो इंस्टीट्यूशंस जिनका अल्टीमेट मोटिव प्रॉफिट अर्निंग ना हो करके सोशल सर्विस होता है। और चूंकि वो सोशल सर्विस का हिस्सा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कभी भी प्रॉफिट पाने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इसका मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो उनका ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही पीएल अकाउंट बनेगा। तो इस केस में वो प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे उनको सरप्लस या डेफिसिट पता चल जाए अपने बिजनेस का, अपने इंस्टीट्यूशन का एक फाइनेंशियल ईयर में। वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाते हैं, साथ ही साथ वो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कैपिटल फंड के नाम से जो कैपिटल का हिस्सा है वो दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83। इसका सोल्यूशन मैं अलग से सबसे लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, फिर भी क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपनी ने 20 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपए वाले थे और जिसपे 7 रुपए कॉल्ड अप था। साथ ही साथ इस कॉल्ड अप के साथ इन्होंने क्या किया, इस जो 7 रुपए है, 7 रुपए में सिर्फ 5 रुपए मिले थे। इसका मतलब 2 रुपए जो है अनपेड कॉल है। साथ ही साथ इन 15 शेयर्स को री इशू किया गया, जो कि 20 शेयर में से थे। चूंकि 20 शेयर फॉरफिट किए गए, उसमें से री इशू 15 शेयर किए गए, जिन्हें 6 रुपए मांग के फाइनल कर दिया गया और बोला गया कि 10 रुपए हम मान लिए, फुल्ली पेड मान लिया। ठीक। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि कैपिटल रिजर्व में वो पैसा ट्रांसफर करते हैं जो कि फॉरफेटेड वाला होता है। जब फॉरफेट होता है शेयर्स, उस समय जो पैसा जब्त किया जाता है, उसमें से जो री इशू पे लॉस होता है उसको माइनस करते हैं। आफ्टर दैट जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व का हिस्सा होता है। इसका आंसर 15 है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, आप थोड़ा सा वेट करिए, सबसे लास्ट में इसका पूरा वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आपको विद सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, 50,000 की एक मशीनरी खरीदी। ध्यान रखिए, मशीनरी खरीदी तो आपकी एसेट बढ़नी चाहिए थी, मशीनरी बढ़नी चाहिए थी, बट आपने इस पैसे को डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। जैसे ही आपने थोड़ी सी गलती ऐसी करी, जिसका चूंकि ये कैटेगरी कहीं और ले जानी थी आपको, लेकर आप परचेज अकाउंट में गए, तो ये क्लेरिकल गलती तो नहीं हो सकती, ये गलती कंपनसेटरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे किसी का भी कंपनसेशन नहीं हो रहा। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा। ये प्रिंसिपल की गलती है, आपको प्रिंसिपल नॉलेज नहीं है, जो सैद्धांतिक ज्ञान में थोड़ी सी कमी है। कॉस्ट ऑडिट इज कंपलसरी। रिटेल बिजनेस में तो कॉस्ट ऑडिट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं बैठती। यहाँ पर क्या है, परचेज किया जाता है, माल दूसरी जगह से मंगाया और हमने यहाँ बेच दिया, कोई बनाने वाली चीज नहीं है। साथ ही साथ माइंस में भी लागत लगती है, बट वो माइंस का अलग होता है। जो मेन पार्ट है, कॉस्ट ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कंपलसरी होता है, क्योंकि वहां पर सामान बनाया जाता है और उसे बेचा जाता है। गुड्स ऑन कंसाइनमेंट शुड बी वैल्यूड एट। जो कंसाइनमेंट पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको 12th क्लास में, 11th 12th में, जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे। मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट के केस में कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम होगा, उस पे वैल्यू किया जाता है गुड्स को। मार्केट प्राइस है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं हो सकता, ना ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कोई सीन होता है। क्वेश्चन नंबर 87, इसका भी वीडियो मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बीईपी कैसे कंप्यूट करेंगे, बीईपी कितना निकलेगा। तो सबसे पहले चूंकि हमें सेल्स और प्रॉफिट दिया है 2 साल का, तो पहला हम पार्ट निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो निकलता है यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। क्लियर, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज से आपका पीवी रेशियो निकला, और फिर 1 माइनस पीवी रेशियो कर दीजिए आप। जैसे आपने 1 माइनस पीवी रेशियो किया, आपको निकल के आ गया वेरिएबल कॉस्ट। और चूंकि बीईपी में आपको फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल्स में से माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट और माइनस कर दीजिए प्रॉफिट, आपके सामने फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिर ब्रेक इवन पॉइंट को
निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो से। तो इसको भी हम लास्ट में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, फिर भी मैंने समझाया है, आप इजीली अगर आप स्लोली इसको सुनेंगे तो इजीली मुझे लगता है आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। फिर भी मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे फोकस करते हैं। अमाउंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन पेबल ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, सबका अलग अलग है। चूंकि अगर कभी भी शेयर को इशू किया जाता है और उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन की बात करी जाए तो ये मैक्सिमम 5% हो सकता है। मतलब 5% का केस लिमिटेड है शेयर्स के री इशू करने पर, अंडर राइटिंग शेयर के इशू करने पर। जबकि अगर हम बात करें डिबेंचर की, तो डिबेंचर के लिए 2.5% का सीन है कि अगर डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं तो उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब अंडर राइटर होता कौन है, ये थोड़ा सा उसका भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंडर राइटर वो व्यक्ति या एजेंसी होती है जो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर बेचने की जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि हम आपके सारे डिबेंचर या शेयर्स आपको बिकवा देंगे, अगर नहीं बिक पाते हैं तो उसका जिम्मेदारी हमारी रहेगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स पहले जानते हैं क्या है। चूंकि कभी कदार कंपनी जो होती है कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बचा लेती है और उसको कैश में शेयर होल्डर्स को नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि इनके शेयर होल्डर्स का जो क्राइटेरिया है पार्टिसिपेशन है या फिर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स है वो बढ़ाया जाए। तो इसलिए वो पैसे ना दे करके, पैसे मतलब जो प्रॉफिट है उसको कैश में ना दे करके उसकी जगह पे बोनस शेयर इशू कर देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो यही शेयर्स जो इशू किए गए उसकी जगह पे, कैश प्रॉफिट की जगह पे, तो ये बोनस शेयर कहलाते हैं। और चूंकि इशू किस पे किए जाते हैं तो ये पीएल अकाउंट से भी इशू किए जाते हैं प्रॉफिट से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी इशू किए जाते हैं, कैपिटल रिजर्व से भी इशू किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ये सभी से इशू किए जाते हैं जहां पर भी एक्सपेंसेस इनकम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक्सपेंसेस नहीं, सॉरी वो गलती से वर्ड निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ रेशियो बिटवीन। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किसके बीच में रेशियो है? तो आप ध्यान रखिए, कैपिटल, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो आंसर ये होता। चूंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन जो है ये कहलाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। और सेल्स एंड कैपिटल इन्वेस्टेड का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट और डिविडेंड का कभी भी रेशियो नहीं बन सकता क्योंकि बोथ आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन, बाई विच एक्ट गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहला पार्ट अगर आपके सामने जैसे रिस्ट्रिक्टिव आता है आपके सामने क्लिक होना चाहिए एमआरटीपी। एमआरटीपी मतलब मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में बना एक्ट। और चूंकि इसको रिप्लेस किया गया सन 2002 में कंपटीशन एक्ट से, तो अब इसका आंसर अगर कंपटीशन एक्ट होता सिलेबस में इसमें ऑप्शन में तो ये आंसर होता, लेकिन नहीं दिया तो आपका एमआरटीपी एक्ट होगा। फिर भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बोला गया। इसके थ्रू बहुत सारे बिजनेस को डील दी गई और साथ ही साथ इन बिजनेसेस को बढ़ावा दिया गया। इंपोर्ट, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स के लिए इंपोर्ट में ड्यूटीज को छूट दे करके, एक्सपोर्ट में उनको प्रमोट करके, उनको मोटिवेट करके। तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और सी पार्ट जो लिखा है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 में पास हुआ और 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ, सन 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ। ये जो था ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जो पार्ट हैं उनको कन्वर्जन की बात करता है। साथ ही साथ फॉरेन लेवल पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली बनाया गया। थैंक यू दोस्तों। अभी हम इसके साथ आगे वीडियो आपको दो और प्रोवाइड करेंगे इसी में मर्ज करके, जिनके दोनों के क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 83 ये था और क्वेश्चन नंबर वो जो उसका था क्वेश्चन नंबर जो ब्रेक इवन एनालिसिस का, तो जो भी था आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 87 तो मैं जस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, मतलब बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल हम अभी तुरंत आपके सामने हाजिर होते हैं दोनों का सोल्यूशन लेकर के। थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 83 है जिसमें लिखा था अ कंपनी फॉरफेटेड 20 शेयर्स आउट ऑफ फॉर 10 रुपीज ईच, और जिसपे 7 रुपए कॉल्ड अप थे। तो हमने इसकी समरी बना ली है
और समरी में देखिए सबसे पहले लिखा फॉरफेटेड शेयर 20, कॉल्ड अप वैल्यूज 10 में से भी 7 रुपये मांगे गए हैं और रिसीव हुए 5 रुपये, मतलब फाइनल कॉल पे 2 रुपये नहीं रिसीव हुए, फाइनल कॉल का हो या फिर फर्स्ट कॉल का हो, जो आप समझो। और इन 20 शेयर में से 15 शेयर री इशू किए गए जो कि 6 रुपये पे, और माना गया कि पूरे 10 रुपये फुल्ली पेड हो गए। आपको बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला काम अगर हम स्टार्टिंग से चले कि तो फॉरफेटेड की पहली एंट्री क्या होगी, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफेटेड अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी 3 रुपये बचे हैं। अब देखिए चूंकि हमने अभी तक 7 रुपये मांगे हैं तो 20 × 7 यहाँ पर रिसीव हुआ, मतलब 140 रुपये रिसीव हुआ, मतलब मिलना चाहिए था, कॉल्ड अप है, और रिसीव हुआ इसमें से 5 × 20। इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 20 का मतलब 100 रुपये रिसीव हुए इन 140 में से, तो मिले कितने नहीं होंगे, 40। इसका मतलब फॉरफेटेड शेयर कितने रुपीस कितने हुए, वो हुए 100 रुपये। अब इसके बाद हम रीइशू की एंट्री करेंगे। रीइशू की एंट्री करेंगे तो हमें सबसे पहले पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और चूंकि हमने 4 रुपये लॉस उठाया है रीइशू पे, 6 पे रीइशू किया है, माना गया पूरे 10 रिसीव्ड हैं, तो शेयर फॉरफेटेड अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। मिलने कितने चाहिए, 15 रीइशू किए, 15 इंटू कितना, 15 × 6, सॉरी 15 × 10 तो मिलने चाहिए, 150 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, 15 × 6, 15 छक्का 90 रुपये मिले, तो मतलब कितने नहीं मिले, 60 रुपये का लॉस हुआ हमें। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम, चूंकि हमने 20 शेयर में से 15 शेयर इशू किए, तो सबसे पहले हमें निकालना ये ज़रूरी है कि 20 रुपये पे हमने उठाया कितने, 100 रुपये का फ़ायदा उठाया, फॉरफेट किए। अगर 15 शेयर जब्त करते तो कितना होता, सबसे पहले 20 पंचे 100, 15 पचे 75 रुपये का प्रॉफिट होता, ठीक। लेकिन 75 में से हमने 60 रुपये का लॉस उठा लिया है, रिकवर कर लिया, तो एंट्री करेंगे शेयर फॉरफेटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 75 में से जो 60 रुपये का नुकसान हुआ वो हटा दो, बचा 15 रुपये, और ये हुआ आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 87, हम जो लिखा था, हमने बोला था कि यहाँ पर हमें सेल्स दिया है 2 साल का, प्रॉफिट दिया है 2 साल का, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस किया, हमारे सामने 4000 आया चेंज इन प्रॉफिट, और चेंज इन सेल्स आया 90,000 माइनस 80,000 10,000। तो इससे हमने देखा कि कितना परसेंट हमारा पीवी रेशियो आया, 40 कट के 40% इज पीवी रेशियो। और चूंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दी है, इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और माइनस करेंगे पीवी रेशियो, नहीं सॉरी प्रॉफिट। तो हम जानते हैं कि पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा फॉर्मूला 1 माइनस पीवी रेशियो। जब करते थे तो हमारे सामने आता था वेरिएबल कॉस्ट, याद होगा आपको, पहले हमारा जो वीडियो पड़ा था ब्रेक इवन एनालिसिस का, उसमें दिया था। तो 1 माइनस 40%, इसका मतलब 60% क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। और हम कोई भी सेल्स ले लें, हमने 80,000 वाली सेल्स ले ली, 80,000 का 60% माइनस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट, 8 × 48,000, 60% ऑफ 80,000 48,000, और इसी साल का प्रॉफिट कितना था, 10,000 रुपये, ये भी माइनस कर दीजिए। तो 58,000 जब हम माइनस करेंगे 80,000 में से, तो हमारे सामने 22,000 का क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, 58 2 60 और 60, ठीक, क्लियर। अब हमारे सामने फिक्स कॉस्ट भी है, पीवी रेशियो भी है, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला रख दीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में अगर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें 22,000 की दी है,
साथ ही साथ 40% का पीवी रेशियो है। क्लियर। 0 कट, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 0 1 0 है 5500 रुपए में की सेल हो जाए। ब्रेक इवन एनालिसिस होगी, ब्रेक इवन पॉइंट जो वैल्यू आएगी वो 5500 रुपए आएगी। थैंक यू दोस्तों। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू।